चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंप्लेक्स मेथड। क्यों? सिंप्लेक्स मेथड की सहायता से हम लोग कैसे कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया उसका कैसे हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले सुन नहीं, फिर उसके लिए दो टर्म डिफाइन किए थे। कौन कौन सा? स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन निगेटिव होते हैं। क्यों? जब हम लोग किसी भी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं दोनों वेरिएबल का यूज करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। उससे पहले आज सिंप्लेक्स वेरिएबल से सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं जो कि हाँ तो सब याद आ जाएगा, डोंट वरी। सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन कराते हैं जो कि पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी विदाउट यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, कि बिना सिंप्लेक्स मेथड यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व किया जाएगा। चलो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अब इधर के जो भी एक क्वेश्चन में 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा कम से कम एक क्वेश्चन में। हाँ 2 क्वेश्चन पढ़ लिया जाए यही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही तो इतना ज़्यादा टाइमिंग लेगा क्योंकि पहले सब कुछ बताना पड़ेगा आप लोग को। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। सरप्लस स्लैक वेरिएबल नहीं पता है? हाँ याद आ जाएगा, डोंट रिकॉर्ड हो रहा ना। चल क्वेश्चन जो है कह रहा कि फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और आज का लेक्चर जिसका छूट गया वो जानो कि पूरा सिंप्लेक्स ही नहीं पढ़ पाएगा। आज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो एकदम पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, आप ही लोग करिएगा तब याद आ जाएगा सारा चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देंगे, आप लोग खुद ही क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद हम लोग अपने सिंप्लेक्स पे आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लेक्स और डुअलिटी से। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, सब कुछ सीख जाओगे। फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन विदाउट यूजिंग सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। जो आपका एलपीपी दिया है देखिएगा ध्यान से, एलपीपी दिया है कि मैक्सिमम ऑफ जेड, और ये दिया है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 7x4 और सच दैट 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 8। ठीक है, जिसको जाना होगा चले जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर जो ज़्यादा टाइम लगेगा 2 घंटे तो क्लासेस चलेंगे ही, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग पहले से पढ़ के जाओ पूरा। ठीक है, हाँ 4x4 इक्वल टू 8, क्योंकि शायद कोचिंग 1-2 दिन बंद रहे तो इसी वजह से आप लोग का एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अब एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो कब लेंगे? x1 माइनस, लेट हो जाएगा तो तुम लोग काजल के पास रुक जाना, काजल खाना बना के खिला देना तुम। और x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है जी? तुम कैसे आई हो? हाँ हाँ, तो कैसे जाओगे? चलो कोई बात नहीं। फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन विदाउट यूजिंग सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, ये दिया है क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है, कुछ फील हो रहा है? अरे याद करो, कितने इक्वेशन हैं? 4। कितने वेरिएबल, कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 4। तो
इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। तो जितने कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनेंगे 4 कॉलम, ठीक है। कितने इक्वेशन है 2। तो हम क्या करते हैं जितने कॉलम्स माइनस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, तो 4 - 2 क्या होगा 2। तो वहाँ से 2 वेरिएबल 0 पुट करते हैं। तो ऐसे देखा जाए कि इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सोल्यूशन, एट मोस्ट पॉसिबल बेसिक सोल्यूशन क्या होगा 4C2। 4C2। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे 4C2 तो क्या होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 4 × 12 = 24 अपॉन 6। टोटल बेसिक 6 सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करो। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहले वाले कॉलम को अल्फा 1, दूसरे वाले कॉलम को अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। फिर वहाँ से हम लोग B1 डिफाइन करते हैं। B1 क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2 लेते हैं। B2 क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 3। B3 क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 4। B4 क्या होगा अल्फा 2 अल्फा 3। और B5 क्या होगा अल्फा 2 अल्फा 4। और B6 क्या हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4। वहाँ से सबका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, अगर सारे कैसे हैं तो वहाँ से बेसिक सोल्यूशन निकलते हैं। फिर क्या करते हैं XB = B इनवर्स इंटू B। याद करो x ऐसे XB = XBI इनवर्स इंटू B, ठीक है। हाँ ये जैसे यहाँ x1 निकालना है तो यहाँ क्या होगा B1 का इनवर्स इंटू B। B क्या होगा आपका 8 - 3। याद आ रहा है आप कुछ। तो एक सोल्यूशन निकलता है x1। पहले चलो इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। तुम लोग लिखो चलो, अभी एक करोगे तो अपने आप आ जाएगा। गिवन इक्वेशन या गिवन ऐसे गिवन कांस्टेंट या गिवन LPP कैन बी रिटन एज ए मैट्रिक्स नोटेशन। गिवन कॉन्स्टेंट्स है ना, गिवन कॉन्स्टेंट्स, अरे ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन कैन बी written in the form of मैट्रिक्स नोटेशन। याद करो तो क्या लिखेंगे जी क्या होगा 2 1 3 -2 और -1 6 और 4 -7। यहाँ क्या होगा x1 x2 x3 x4 और क्या होगा 8 -3, ठीक है। तो तुम लोग बेसिक, जैसे हम लोग बेसिक सोल्यूशन निकालते थे ना x1 6 मिलते थे, उस बेसिक सोल्यूशन निकालने के बाद हम लोग ना क्या करेंगे, जो बेसिक सोल्यूशन आएगा उसमें वैल्यू रखेंगे, पुट करें। अरे सुन लो, जो बेसिक सोल्यूशन निकलेंगे जब लास्ट में निकालते थे ना x1 x2 की वैल्यू, अब वही बेसिक सोल्यूशन इसमें रखेंगे। तो जिस बेसिक सोल्यूशन के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू z की होगी वही उसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान है। अब इधर देखो, इसी को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं AX = B। क्यों? जहाँ A = ये मैट्रिक्स होगा, इसी को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 नहीं अल्फा 4 4 ही तो कॉलम होंगे। अल्फा 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और B एंड B ठीक है। हाँ लिख लो वेयर अल्फा = फर्स्ट सेकंड लिख लो। यहाँ तक हो गया। वेयर अल्फा 1 दिस, अल्फा 2 दिस, अल्फा 3 दिस एंड अल्फा 4 हो गया। लिख लिए कि नहीं? लिखो
सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 4, सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 4, प्रज्ञा यहाँ देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कितने हैं 4 और इक्वेशन कितने हैं 2, तो वही लिखा है कि सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 2, एबव इक्वेशन है, तो लिखिएगा एबव सिस्टम हैज, एबव सिस्टम हैज, एबव सिस्टम हैज 4C2 इक्वल टू 6, 4C2 इक्वल टू 6 बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। जब 6 बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे तो हमको 6 सेट ऑफ मैट्रिक्स बनाना है B1 B2, तो लिखिएगा द 6 सेट ऑफ, इधर देखो अब जैसे 2 वेरिएबल पुट करना है 0, क्योंकि 4 - 2 2 वेरिएबल 0 पुट करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 कॉलम उठाना है। तो लिखिए वही द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स, द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, अब यहाँ लिखना B1, ऐसे B1 इक्वल टू α1 α2, यहाँ आप लोग α1 α2 की वैल्यू रख लो, ठीक है, और B2 इक्वल टू α1 α3 और B3 इक्वल टू α1 α4 और B4 इक्वल टू α2 α3, B5 इक्वल टू α2 α4 और B6 इक्वल टू α3 α4। आप लोग अल्फा की वैल्यू भी रख लीजिएगा सामने, ठीक है, तो सारा हाँ वेरी गुड। अल्फा 4, जैसे यहाँ 2 1 3 - 2, यहाँ तक हो गया जी। साथ साथ में डिटर्मिनेंट भी देखते रहना, डिटर्मिनेंट निकालो, अब सबका चेक करो कि कैसे हैं सारे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है क्या, चेक करिए आप लोग। डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए, कौन सा लिख रहे हो, α2 B4 B5 है ना, B4 है α2 α3, α2 क्या है 3 - 2 और α4 क्या है, सॉरी α3 ये है, अरे यहाँ ऐसे लिख लीजिए, दिस इज α1 α2 α3 α4। सही है, सही है, डिटर्मिनेंट निकालिए, AC - BD, ऐसे कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस नहीं, हाँ ये A इंटू A माइनस है, हाँ -17। अब खा लो निकाल के, हो गया। अब हम लोग को एक्स क्या निकालते थे, याद करो, याद करो,
हाँ एक्स बी आई निकालते थे तो क्या होगा, एक्स बी ऐसे लिखते थे, ऐसे एक्स बी आई इक्वल टू यहाँ क्या लिखते हैं, बी आई का इनवर्स इंटू, और जब यहाँ लिखेंगे एक्स बी वन निकालेंगे तो क्या होगा, बी वन का इनवर्स इंटू बी। अब देखो B1 का इनवर्स B जो मैट्रिक्स बना है कौन कौन सा, अल्फा वन अल्फा टू से, तो उस केस में एक्स B1 क्या होगा, x1 होगा x2 होगा, और बाकी x दो वेरिएबल जीरो पुट करना है, तो कौन कौन से वेरिएबल पुट जीरो होंगे, 3 और 4 वाले। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो होगा इसकी वैल्यू x1 x2 और b का इनवर्स निकालेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से x1 की वैल्यू मिलेगी x2, और इसके लिए x3 की वैल्यू क्या है, समझाते हैं, इसको मिटा के फिर समझाते हैं, रुक जाओ। इधर देखो इधर देखो, समझा, अब समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मिटा दे यहाँ तक, रुक जाओ, सबका डिटरमिनेंट देख लो, मिला लो, सबका सेम आ गया है ना, डिटरमिनेंट सबका सेम आया है। शोर क्यों कर रहे हो, समझ में आ गया ना सबको। इधर देखो, जैसे हम बताए थे कैसे, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी एक सिस्टम मिला था ना, ए जो है कितने 2x4 का मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग को दो क्या करना है कि दो वेरिएबल जीरो पुट करना है, ठीक है, तभी ना हम स्क्वायर मैट्रिक्स पाएंगे। तो मान लो दो वेरिएबल जीरो पुट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला वो क्या है, बी, और इसके केस में जब दो वेरिएबल, तो इसमें से दो वेरिएबल खत्म होगा तो ये, ठीक है, और एक ये मिला। अब इसी का नाम ऐसे देखा जाए, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स बी, क्योंकि बी जो भी आएगा वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अब इसी का नाम ऐसे दे दिया जाए, एक्स बी जे या एक्स बी आई, ये क्या होगा, बी आई इनवर्स, ठीक है। अब चूंकि अब एक्स बी वन की वैल्यू क्या होगा, एक्स बी वन में कौन कौन से, x1 x2, इसमें कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, जैसे b1 में कौन कौन से कॉलम आ रहे थे, अल्फा वन अल्फा टू, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम किसके करस्पॉन्डिंग, x1 के, और सेकंड कॉलम किसके करस्पॉन्डिंग, x2 के। ऐसे देखो क्या लिखा था, ये और यहाँ क्या लिखा गया था, x1 x2 x3 x4, जो पहला कॉलम x1, यही तो ना, 4 कॉलम थे, तो जो पहला कॉलम किसके लिए हुआ, x1 के लिए, दूसरा कॉलम क्या था, x2 के लिए, तीसरा x3 और चौथा x4। तो b1 आप लोग देखिए, b1 क्या लिखे थे, अल्फा वन अल्फा टू, तो इसीलिए x b1 मतलब वेरिएबल बताएगा, बेसिक वेरिएबल, तो x b1 में कौन कौन सा आएगा, x1 x2। अब यहाँ से हम लोग b1 का इनवर्स लिखेंगे, b1 का इनवर्स इंटू b, तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, अभी लिखना मत, अभी समझा दे रहे हैं। अब देखो अभी सॉल्व करो, पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स बी वन की वैल्यू क्या होगी, x1 x2, और देखना ध्यान से, b1 का डिटरमिनेंट, तो पहले एडजॉइंट डिटरमिनेंट क्या आया था b1 का, अभी लिखना मत, और -7 1/-7, और इसको कॉर्नर वाला पलटो तो क्या मिलेगा, जैसे 2x2 का 2 मैट्रिक्स क्या करते हैं, ये वाले कॉर्नर को पलट देते हैं, ठीक है, खाली पलट रहे हैं, तो क्या होगा, -2 अब ये वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा इधर, यही होगा ना, इसको पलटे हैं और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, अरे b की वैल्यू क्या है यार, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का, और ये
ये 2x2 का और ये 2x1 का, ये खत्म हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा क्या होगा, 2x1 का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐसे सबके लिए निकालेंगे। ऐसे xb1 क्या देगा, x1 x2, और xb2 क्या देगा, x1 x3, क्योंकि b2 क्या था, α1 α3, तो इसके α1 के करस्पॉन्डिंग x1 और α3 के करस्पॉन्डिंग x3, और xb3 क्या देगा, x1 x4, क्यों, और xb4 क्या देगा, x2 x3, और xb5 क्या देगा, x2 x4, और ऐसे xb6 क्या देगा, x3 x4। ऐसे सबका वैल्यू निकालना है हम लोग को। अब देखो, जैसे हम लोग xb1 की वैल्यू निकाले, xb1 की वैल्यू क्या होगी, x1 x2, और यहाँ x3 की वैल्यू क्या है, 0 है, और x4 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x1 लेंगे वो क्या होगा, ऐसे x1 x2 नहीं होगा, और x2 जब लिखेंगे इसमें देखो x1 रहेगा, यहाँ 0। ठीक है, समझ में। अब लिखो, अब तुम लोग सॉल्व करना है, लिखना उसके आगे लिखो therefore xb1 xb2 xb3 xb4 xb5 and xb6 be the basic solution of above 2x2 non-singular matrix, 2x2 non-singular मैट्रिक्स कौन कौन सा, b1, b2, b3, यही तो है ना सारे। लिखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स b1, b2, b3, 6 तक लिखते चले जाओ रिस्पेक्टिवली। देन ये लिख लेना, देन लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, लेकिन ये सब पहले बता चुके हैं। ये लिख लेना कि एक्स बी आई इक्वल टू बी आई का इनवर्स इंटू बी, तो x1 का xb1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 x2 हाँ नहीं देखो छोटे बच्चे हो गए, जैसे 2 साल के बच्चे नहीं होते हैं, 2 साल 2 या 4 कहते हैं मम्मी ये कर लिया अब क्या करे, पापा ये कर लिया अब क्या करे। बचपना भी कितना अच्छा होता है, क्यों। ये जान लीजिए कि लाइफ में जितना सुकून बचपन में है उतना सुकून किसी में, क्योंकि बिना टेंशन फ्री। अरे घर में 1 रुपया ना रहे तब भी हम क्या करेंगे, हंसेंगे खाएंगे, क्या पता। जान लो कि बिना टेंशन फ्री जिंदगी सबसे बढ़िया जिंदगी है वही। जिस दिन से इंसान पैदा होता है उस दिन से हर 1 मिनट उसकी प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, जान लो। क्योंकि जैसे बचपन में तो हम लोग बहुत फ्री रहते हैं, फिर थोड़ा बड़े होंगे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, फिर बड़े अंतिम में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि हम लोग को प्रॉब्लम हमेशा घेरा हुआ है, कभी भी हम लोग फ्री नहीं रह सकते, तो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। हाँ सर, हाँ x1 की वैल्यू क्या आई है, नहीं गलत आया है, देखो कुछ गलत कर रही होगी। -2 -3 -1 2, वेरी गुड, सही तो की हो तुम। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सही है तुम्हारा 1 2 यही आएगा। हाँ हाँ, देखो प्रज्ञा सही की है, उसको अपने भरोसा ही नहीं है।
प्रज्ञा को। अब यहाँ पे ये x1 बराबर 1 हो जाएगा और x2 बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही x1 लिख लो डायरेक्ट, तो लिखो x1 इक्वल टू क्या होता है, इधर देखो x1 इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 x3 x4, बट यहाँ खाली दो ही वेरिएबल है, इसका मतलब यही दोनों वेरिएबल 0 पुट किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस केस में, x1 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 2 0 0। सभी लोग निकालें। अब ऐसे x2 फाइंड करना है। पहले आप लोग ये निकालिए xb2 xb3 xb4 xb5, फिर x2 निकालिए। क्या आया है 45/13 0 माइनस 14 14/13 होगा। तो सॉल्यूशन है उस केस में x2 बना लो। अब x2 क्या आया है माइनस 45/13 0 माइनस 14/, वेरी गुड, ये x2 मिला। अब x3 निकालिए आप लोग, x4 x5। भावना तुम्हारा आया, काजल तुम्हारा, हाँ चलो वेरी गुड। सभी देखे तुम लोग झूठी में घबराते हो कि सर भूल गया। जो चीज़ अच्छे से पढ़ लोगे, खाली उसको एक बार देखना रहेगा, वो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएगी। तो 22/9 0 0 7/9। अरे x3 कैसे लिखेंगे, x3 में अल्फा 1, ये x1 और x2 x3 x4, इसमें दो ही वेरिएबल, बाकी सब 0 होंगे। x1 बचेगा अल्फा 1 अल्फा 3, तो x1 0, सॉरी ये, हाँ ये 0 होगा ना, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, दिस। तो ये क्या आएगा 22/9 0 0 7/9। आया प्रज्ञा, चलो कोई बात नहीं। ये सारे तो बेसिक सोल्यूशन निकल रहे हैं ना। और फिजिबल सोल्यूशन क्या होंगे, बेसिक सोल्यूशन तो हाँ नहीं, निगेटिव ना हो। अरे भाई सोल्यूशन क्या होता है,
जो ये आपका कांस्टेंट या नॉन ये जो कांस्टेंट होता है उसको सेटिस्फाइड करे। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो कोई निगेटिव वाला रहेगा वो बेसिक थोड़ी होगा। हाँ, वही फिजिबल सॉल्यूशन है। सही है। तुम्हारा नहीं आया क्या? गलत कर रहे कहाँ गलत कर रहे हो? सभी लोग निकाले भाई। x3 x4 की वैल्यू क्या है? x1 x2 x3 x4 इसमें क्या लिखेंगे? 0 अब x5 x1 x2 x3 x4 x5 में कौन कौन सा लेंगे? अल्फा 2 अल्फा 4, बाकी सारे क्या होंगे? 0 0। तो ये 0 ये 0 ये निकालना है। ये पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। नहीं पता जी, देख के पता चल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व कर लिया, देख के। अच्छा, उसमें है नहीं पीटेंगे सही वैसे। आया जी सबका? देखो x5 की वैल्यू क्या आई है? क्या क्या आया है? और यही आया जी। ठीक है, x6 ये क्या होगा? x1 x2 x3 x4 इसमें क्या क्या जीरो होते हैं? तो इसमें क्या जी? x2 ये इसमें x2 होगा x4 होगा
और x2 की वैल्यू क्या आई है, ये तभी तो कह रहे हैं, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। ये 0, ये 0, हाँ 44/17, 45/17, वेरी गुड। अब देखो कितने बेसिक, जैसे ये सारे बेसिक सोल्यूशन मिले, ठीक है, अब हमको कितने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेंगे, देखना ध्यान से। तो जो निगेटिव वाले होंगे वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तो नहीं होंगे। हाँ अरे भाई निगेटिव मतलब क्या, अब ऐसे देखो प्रॉब्लम में जो लिखा है एलपीपी में, तो क्या x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, x3, अगर कोई बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाइड करे, ये करेगा तो ये लेंगे बेसिक, ये सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। और कौन सा नेगेटिव आया, ये वाला, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस केस में x4 क्या है, नेगेटिव है, नहीं हाँ, क्योंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। बचा कितना जी, x1 बचा, x3 बचा, x4 बचा, और क्या बचा, अब इन पे हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे, और जिस इन सब में जिस पे z की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो उस पे एलपीपी का ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगा, और वो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। क्या ऑप्टिमल निकालना है ना, फिजिबल। सबसे पहले देखो सोल्यूशन होता है, फिर बेसिक सोल्यूशन, फिर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, तो जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन रहेंगे उस पे हम सबसे z की वैल्यू निकालेंगे, और जिस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी z पे, वही आपका जो होगा सोल्यूशन वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा, और जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, ऑप्टिमल वैल्यू, बट यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। चलो चेक करो, इस पे इस पे इस पे इस पे z की वैल्यू निकालना है। z क्या दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, देखो प्रॉब्लम में कुछ दिया है ना। अब वहाँ x1 की जगह क्या रखेंगे, x2 की जगह 2, और सारी जगह 0, वहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स ऐसे देख लीजिएगा, zx1 निकाल लीजिए, मतलब समझ रहे हैं, zx1 zx2, एक नोटेशन दे रहे हैं हम, zx3 z तो x कहाँ लिखे हम, x2, zx4 और zx6। जो निगेटिव वाला रहेगा उसको नहीं लिया जाएगा। क्या है ये, x3 पर z की वैल्यू कितनी आएगी, x3 पे z की वैल्यू पूछ रही हो तुम,
हमें क्या पता। चलो 31/3। हो गया जी। x4 पर जेड की वैल्यू 1 4 3 16। हाँ 163/16। वेरी गुड। कौन सा होगा मैक्सिमम? 491/17 ही होगा ना, से 617। तो किस पॉइंट पे, मतलब x6 पे ही जेड की क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो x6 वाला जो सोल्यूशन होगा वही क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये 0 0 44/17 45/17 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगी? 491। समझ में आ गया ना? तो लिख लो 10 x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0 0 44/17 45/17 इज, हाँ कोई कुछ 10 0 0 44/17 45/17 is the optimal solution of given LPP is the optimal solution of given LPP for which जिसके लिए मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू होगी ये 491/3, यही आंसर हो गया। नहीं और लगाना है, बस यही तो निकालना है ऑप्टिमली। अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, और लगाना चाह रही हो क्या इसमें? खत्म हो गया। इतना पेज कम पड़ रहा है। 10 में आएगा। आसान है कि नहीं? कुछ करना है, बहुत आसान है, लेकिन ये है कि हाँ सब पहले वाला ही, बस इसमें क्या है मैक्सिमम ढूंढना, क्योंकि बेसिक फिजिबल में क्या करना है? निगेटिव वाले को निकाल देना है और जो पॉजिटिव वाला उस पे जेड की वैल्यू निकाल लेना है। अगर मिनिमम पूछा होता तो हाँ तो मिनिमम निकाल ही हो, कौन सा होगा? तो इसके लिए मिनिमम क्या हो जाएगा? ये अगर क्वेश्चन में मिनिमम पूछा होता तो उस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन ये हो जाता, ठीक है। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ जाती? 8। समझ में आ गया? चलो 17 होगा, हाँ 491/17 होगा, ठीक है। 17 ही लिखे थे, एक्चुअली हम लिखे थे 3, हम देख रहे थे कि कौन बता रहा है कौन नहीं, ठीक है, किसका ध्यान जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे। तो इससे क्या साबित होता है? हाँ काजल का ध्यान है, वो बताई है। और तुम लोग क्या हो? हाँ तो कुछ करना है, मैट्रिक्स लिखना है, α1 α2 ढूंढना है, B1 B2 ढूंढना है, उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, XB निकालना है, X1 X2 निकालना है, उसके बाद में बेसिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखो, अब जो बताने जा रहे हैं थोड़ा सा डरना नहीं क्योंकि डरोगे। पहले हम कुछ प्रोसीजर लिखा दे रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खाली छापो, उसके बाद अभी क्वेश्चन उस पर कराएंगे तब क्लियर हो जाएगा।
हेडिंग लिखिए आप लोग, सिंप्लेक्स मेथड में ही जो लिख दे रहे हैं ताकि लिखिए आप लोग। नेक्स्ट, गिव द कंप्यूटेशनल, अरे लिखो, गिव द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर of the simplex method for the solution of the maximization LPP, क्योंकि बताए थे जब सिंप्लेक्स लिखवाए होंगे, सिंप्लेक्स में हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन दिया रहता है तो उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमाइजेशन, और जो कांस्टेंट होते हैं राइट साइड अगर वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब इसमें हम लोग वही प्रॉब्लम निकालेंगे मैक्सिमाइजेशन का, और राइट साइड में जो कांस्टेंट रहे वो हमेशा कैसा हो, पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मिनिमाइजेशन है तो उसको मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट के लिए भी बताए थे। सिंपल, जैसे मान लो जैसे हम एक ऐसा दे रहे हैं मैक्सिमम जेड 2x1 + 3x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 - 2x1 + x2 <2 और x1 - x2 <4 और x2 याद कर लो, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो एक प्रॉब्लम लिख दिए हम, है ना, एलपीपी का। अब सबसे पहले हमारा काम ये रहता है कि ये जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको हम लोग इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं। दोनों क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव। ये क्या है, ये 2 से कम है ना कुछ, तो इसमें कुछ अगर ऐड कर दें तो ये क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा। तो S1 मानते थे, याद करो, और जो ऐड करते हैं वो क्या होता है, स्लैग वेरिएबल। तो ये हुआ ना कुछ, और ऐसे देखना x1 - x2 प्लस इसमें मान लो दूसरा स्लैग वेरिएबल यूज करेंगे s2, क्योंकि एक स्लैग वेरिएबल एक ही जगह यूज कर सकते हो। अगर s1 यहाँ 2 स्लैग वेरिएबल हमको चाहिए, 2 इक्वेशन है, तो एक यहाँ यूज कर लिए तो दूसरा वाला यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में, ठीक है। यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो फिर से अब ऐसे जेड को लिखते हैं नया फॉर्म में। जेड को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x1 + 3x2, क्योंकि ये इक्वालिटी है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे 0 × S1 + 0 × लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से 2x1 + x2 + S1 प्लस इसमें जब S2 का टर्म नहीं है तो उसको 0 के साथ लिख सकते हैं। सर वो 0 कहाँ, अरे इसमें S1 है, नहीं है, सॉरी S2 नहीं है, तो इसीलिए 0 × S2 ही लिखे हैं। अब यहाँ ये वाला x1 - x2, अब यहाँ S1 नहीं है तो 0 × S1 लिख सकते हैं, और यहाँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 1 1 0, अरे इधर से काला रो में ऐसे 1 - 1 0 1, और इधर क्या होगा, x1 x2 S1 S2, और इधर क्या होगा 0 2, सॉरी 2 और, क्यों ऐसा ही तो होगा। अब देखना, बस अब लिखो आप लोग,
समझ में आ गया ना? खाली अब छापो। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। टेबल बनाना पड़ेगा। अब टेबल वाला हम क्या बताएं, हमको खुद ये सब इतना अगर जो आप लोग को पढ़ाना ना रहे तो हम ये सब कभी छुए ही ना, ठीक है? जान लो कि नहीं आता है, गेट में आता है, नेट में आता है। तो अरे तो ज़रूरी है, कंपटीशन में बहुत सारा सिलेबस होता है, कोई ज़रूरी है पार्टिकुलर? कोई भी कंपटीशन दोगे तो जरूरी थोड़ी सब पढ़ के जाओ, जो भी पढ़ के जाओ सॉलिड पढ़ के जाओ। आईआईटी जैम में 2 सब्जेक्ट, आईआईटी जैसे जाम तुम लोग दिए आईआईटी जैम, उसमें तुम अपना रियल पे कमांड कर लिए, वेक्टर पे कमांड कर लिए, या कोई भी अच्छे से 2-3 पढ़ लिए, निकल जाएगा। जरूरी थोड़ी सारा सब कुछ पढ़ के जाओ। अच्छा अभी एग्जाम्पल आने देते हैं तब क्लियर हो। लिखो द यूनिक द बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। इसका ये तो एक हेडिंग है, क्वेश्चन टाइप हो गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन एलपीपी। दैट मीन्स समझ रहे हो कि अगर कोई एलपीपी दिया गया है तो उसको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा लिखा दे रहे हैं, लिखाने में तो समझ में तो आ जाएगा जो मैथमेटिकल वाला है। जो स्टेप वाइज में लिखाएंगे वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा कि जहाँ छूटेगा नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। द बेसिक कॉन्सेप्ट of the simplex algorithm the basic concept। आज और कल दोनों दिन, ठीक है? कल भी आ जाना सब लोग, क्योंकि हम यही कहेंगे कि पढ़ लो अच्छे से। अब OR मान लो गेम थ्योरी हुआ और LPP, ये चैप्टर पढ़ लोगे तो पूरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि मतलब ना हो पाए। सब पार्ट A का पूरा हो जाएगा, पार्ट B का। कंपलसरी का तो हम नहीं कह सकते पूरा, लेकिन कंपलसरी का 2-3 मिल जाएगा, और पार्ट A का पूरा, पार्ट B का पूरा हो जाएगा, इतने से ही, ठीक है? तो ये बढ़िया से पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा क्लियर। तो लिखो द बेसिक, ठीक है? तो चले आना सब लोग पढ़ने। देखो बेसिक ऐसे नहीं कि एक दिन गायब हो जाए। वीडियो वाला बड़ा झमेला रहता है। जैसे ऑनलाइन वाले हैं तो वो लोग वीडियो देख के पढ़ लेते हैं, उन लोग को आदत पड़ गया है। और तुम लोग ऑफलाइन वाले हो, ठीक है? एक बार प्लान बनाओगे कि अब देखेंगे, अब देखेंगे। जैसे व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप खोलोगे, चैटियाने लगोगे, दोस्तों से बात करने लगोगे, तो फिर कहाँ देख पाओगे? चलो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम are given with the help of following LPP, with the help of following LPP, with the help of following LPP, in which we minimize, किस डेट को बंद रहेगा? इसी 13 को। अच्छा हाँ शायद। शोर नहीं, आप लोग को लॉस नहीं होगा, इसीलिए एक्स्ट्रा पढ़ लो। चलो ठीक है। मिनिमाइज बोले हैं, मैक्सिमाइज बोले हैं। तुम लोग को सुनाई नहीं दिया होगा, मैक्सिमाइज बोले हैं। इन विच वी मैक्सिमाइज, ठीक है? अब देखो सबसे पहले एलपीपी अगर दिया रहेगा तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन जनरल में कैसे लिखते हैं कि मैक्सिमम जेड, ये क्या होता है? c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn। जब पढ़ोगे एलपीपी उठा के, ये मैट्रिक्स का पहला कॉलम याद करना, जाके देखना, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है? कैसे पूरा निकलवाए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मैक्सिमम जेड इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn। कोई दिक्कत? हाँ लिख लो, नो दिक्कत।
हाँ यही वही ना वही। अरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने तो मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो मैक्सिमम भी लिख सकता है। क्या लिखे हैं मैक्सिमम? दैट मीन्स समझ रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना दिया रहेगा तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। अगर मिनिमाइज दिया रहेगा किस में कन्वर्ट करेंगे? मैक्सिमाइज में। ठीक है, इसमें मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम ही हम लोग लेकर चलना है। सिंप्लेक्स में पहले ही बता दिए थे कि कोई प्रॉब्लम दिया रहे तो हम खाली मैक्सिमाइज वाला ही निकाला जाएगा। अगर मिनिमाइज दिया रहेगा तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में देखो कैसे एलपीपी का सब्जेक्ट आप कांस्टेंट लिखते थे इन जनरल फॉर्म में। अच्छा, तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। कैसे लिखते थे? एस टी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कैसे लिखते थे? a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n x1 लेस देन b1। हम सही बोल रहे हैं। n तो कांस्टेंट की जगह 1 हो गया। a21 x2 प्लस a22 नहीं देखो खाले। अरे भाई ये x2 है x1 लिख लो। क्या हुआ? मतलब मैक्सिमाइज होगा तो इक्वेशन में उसके बाद कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोले नहीं। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख लेना। एसटी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही तो लिख रहे हैं। एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या नॉन नेगेटिव कंडीशन एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या होगा जी? x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, xn ग्रेटर देन 0। कितने रो होंगे टोटल? m रो है, n कॉलम है। ऐसे देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने? n कॉलम। कितने रो? फर्स्ट रो, सेकंड रो, m रो n कॉलम। ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोई दिक्कत? लिखो वेयर aij। अच्छा लिख लो लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अरे ऊपर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को ही मानोगे ना कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को मानोगे? वेयर कहाँ बोले हैं हम? वेयर बोले हैं? वेयर लिखो, फिर से बोल दे रहे हैं। वेयर ए आई जे सारे इंट्रीज। ठीक है, aij एंड bih, aij एंड bih। अरे ये aij और bi और कांस्टेंट इन विच ऑल बी आई। ये सारे बी आईज कैसे होने चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और ऑल बी आईज ऐसे ठीक है, बी आईज क्या है? और नॉन नेगेटिव फॉर ऑल। आई कहाँ से वैरी करेगा जी? 1 से लेके n। और j कहाँ वैरी करेगा? j 1 to नहीं सॉरी i1 to m वैरी करेगा। aij क्या लिखे? aij लिखे हो? हाँ, i1 to m वैरी करेगा, क्योंकि देखो bi कहाँ से वैरी करेगा? 1 to m, और j कहाँ वैरी करेगा? 1 to n। ठीक है,
हो गया बस। नेक्स्ट में लिखो यू। अब देखो इधर देखो आप लोग कितने इक्वेशन है टोटल, 1 2 3 m इक्वेशन है। m इक्वेशन है तो कितनी इनइक्वालिटी है, m इक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज है। और इसके लिए हम लोग को कितने स्लैग वेरिएबल का यूज, क्योंकि लेस है ना तो हम लोग कुछ ऐड करेंगे तभी ना इक्वालिटी पाएंगे। तो कितने स्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, m स्लैग वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया ना। चलो लिखो यूजिंग स्लैग वेरिएबल, using slack variable using slack variable देखो अब स्लैग वेरिएबल चाहे तो लिखें s1 s2 s3 डॉट डॉट sm, लेकिन हम लोग अब ऐसा स्लैग वेरिएबल यूज करेंगे जैसे xn तक है तो s1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे xn+1। समझ में आया। अरे भाई ये देखो चाहे s1 लिखो चाहे x+1 लिखो, ये क्या है, ये स्लैग वेरिएबल है। और ये किस में ऐड होगा, फर्स्ट वाले में xn+2, ये भी स्लैग वेरिएबल है। ये दैट मीन्स s1 ये s2, तो ऐसे कौन सा, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे जो टेबल बनाएंगे तो एक्शन में ही लिखेंगे। आप चेंज भी नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, s1 s2 ही लिख लो। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखो चाहे ये भी। हम बस कोई भी नोटेशन यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं y1 y2, तो वहाँ बस नेम देना पड़ेगा कि ये सारे स्लैग वेरिएबल है। ठीक है, तो लिखो यूजिंग स्लैग वेरिएबल, यूजिंग स्लैग वेरिएबल xn+1 कॉमा xn+2 डॉट डॉट कॉमा xn+m। इसलिए देखो वेरिएबल है ना, और यहाँ वेरिएबल क्या है x1 x2 xn, यहाँ तक तो n तो वेरिएबल दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग को वेरिएबल जोड़ना है तो इसीलिए n+1 ले लिए गए, n+2 ले लिए, और वो सारे क्या होंगे, स्लैग वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो लिखे आप लोग यूजिंग स्लैग वेरिएबल xn+1 कॉमा xn+2 डॉट डॉट कॉमा xn+1 इन एबव कॉन्स्टेंट, इन एबव कॉन्स्टेंट, इन एबव कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एबव LPP, of the above LPP can be written as, of the above LPP can be written as। देखना ध्यान से। अब देखो जो ऊपर वाला LPP है कैसे लिखेंगे, जब यहाँ देखना ध्यान से, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जी, xn+1, तो ये क्या हो जाएगा b1, xn+2 ये क्या हो जाएगा b2, ऐसे x, ये कोई दिक्कत। अरे भाई स्लैग वेरिएबल है, इसमें s1 इसमें s2 इसमें sm, तो इसमें xn+1 xn+2 xm+1 सारे स्लैग वेरिएबल जब ऐड कर दिए या तो ये इनइक्वालिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वालिटी में। लिखो और एक चीज देखना, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहे हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको सब इधर ले आओ, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अरे भाई हम लोग को ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी बना रहे हैं। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं और जेड को लास्ट में लिखेंगे, तो ऐसे डॉट डॉट कहाँ एक्सियन वाला क्या होगा, प्लस माइनस cn xn, और यहाँ लिखेंगे क्या z और इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे, इस सारे को यहाँ शिफ्ट करें भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं -c1 x1 -c2 x2 प्लस डॉट डॉट -cn xn प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है, वही तो लिखे हैं, कोई दिक्कत।
लिखो, जो लिखना है वो मिटाएंगे नहीं, इसलिए लिखे हैं देखो, क्योंकि C1 में x1 ये वाला मैट्रिक्स बनाना है तो x1 के सारे कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, एक कॉलम में, x2 के, हाँ तो लिखिए द एबव सिस्टम द एबव सिस्टम, अच्छा ठीक है लिख लो। अब मैट्रिक्स कैसे बनाए थे याद करो, पीछे वाला, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देखा जाएगा तो खाली xn+1 यूज है, तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 इंटू xn+2 प्लस 0 इंटू xn+3, नहीं लिख सकते? अरे भाई याद करो, रुक जाओ, टेंशन ना लो, बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जैसे मान लो यही हम लोग यूज किए थे मैक्सिमम, एक जेड, एक एग्जांपल ले रहे हैं 2x + 3y, ठीक है, और एक 2x + 3y लेस देन 2 और x माइनस लेस देन 3, तो इसको दो स्लैग वेरिएबल यूज करेंगे s1 x2, तो मान लो पहला जो स्लैग वेरिएबल यूज कर दिए 2x + 3y प्लस s1 इसको प्लस 0 इंटू, कोई दिक्कत? अब इसको x माइनस y, यहाँ कौन सा स्लैग वेरिएबल यूज करेंगे s2, तो 0 इंटू s1 प्लस 1 इंटू, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, पीछे एग्जाम्पल बताए थे। अरे इसमें s1 जोड़ोगी तो बाकी s2 को 0 इंटू के साथ लिख ही सकते हैं ना, और इसमें s2 जोड़ोगी तो s1 को 0 इंटू के साथ लिख सकते हैं। अब इसमें देखो मैक्सिमम में इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y प्लस ऐसे प्लस 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, ठीक है, s1, हाँ सॉरी, 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा z, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, -2x माइनस 3y माइनस 0 इंटू s1, क्यों, माइनस 0 इंटू s2, और यहाँ क्या होगा प्लस z इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से इसी को, तो क्या होगा 2 3 1 1 0, क्यों, और z वाला कोफिशिएंट बचा है, यहाँ 0 इंटू जेड लिख सकते हैं, यहाँ 0 इंटू जेड लिख सकते हैं, 1 -1 0 1 0 -2 -3 0 0, ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है। और यहाँ क्या होगा x y s1 s2 z, और इधर क्या होगा 2 3, ठीक है, बस यही करना है, एक एग्जाम्पल समझा दिए, अब क्लियर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, xn+1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू xn+2 प्लस 0 इंटू xn+3 प्लस डॉट डॉट प्लस 0 इंटू xm+1 प्लस 0 इंटू z, ठीक है। अब इसमें कौन सा प्लस 0 इंटू xn+1, समझ में आया? तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे, यहाँ तक हो गया, तो कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, एक सेकंड, चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
पहला वाला x1 का कोफिशिएंट बताओ, पहला वाला कॉलम क्या होगा, A11 A21 A31 डॉट डॉट AM1 और यहाँ क्या होगा -C1 होगा Z वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होगा, A12 A2 A3 AM2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा तीसरा वाला A13 A23 A33, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट वाला A1 A2N AMN और यहाँ क्या होगा CN, कोई दिक्कत। अब किसका कोफिशिएंट लिखेंगे, XN+1 का, तो पहला वाले में X+1 का कोफिशिएंट क्या होगा और सब में, अब किसका कोफिशिएंट लिखेंगे XN+2 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 0, अब किसका लिखेंगे XN+3 का, तो यहाँ क्या होगा 0। अब किसका लिखेंगे XM+N का, ठीक है। XM+N का लिखेंगे तो क्या होगा 0 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0। हाँ S1 S2 की, अरे यहाँ 0 हो जाएगा। अब फिर किसका Z की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ सिस्टम, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, वही दिखाना था। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं, ये वाला, हाँ जो हम लोग स्लैक वेरिएबल यूज कर रहे हैं और जेड का लेके देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा। अब इसके साइड वाला सिस्टम यहाँ क्या लिखेंगे जी, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn और xn+1 xn+2 डॉट डॉट xn+m और z। अब ये किसके इक्वल होगा, B1 B2 Bn, कितने इक्वेशन मिलेंगे, एक सेकंड, हाँ m इक्वेशन ऐसे B1 B2 डॉट Bn और एक Z वाला, ठीक है। लिख लो, छापो, कितना आसान है, आसान नहीं है जी हाँ बस डर लग रहा है देख के, क्यों। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़े हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं, अरे बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हो गए, रैंक ऑफ क्या बताया जाए। सर 1 घंटे पे वीडियो बंद करके फिर बनाइएगा, तो 1 घंटे से तो ऊपर हो गया, 1.5 घंटे।